बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनरल बाजवा का आखिरी एक किस्म का खिताब था और शायद आप लोगों ने भी उसको सुना होगा और इसमें उन्होंने दिल का काफ़ी बड़ा निकाल भी दिया, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी बात की और 1971 का जो सानहा था उसके हवाले से भी पहली बार पब्लिकली बात की गई, क्योंकि माजी में अगर मुझे याद पड़ता है तो कभी पब्लिकली इसी तरह बात नहीं हुई थी। आज उन्होंने न सिर्फ शोहदा, क्योंकि ये शोहदा का प्रोग्राम था, तो उनको खिराज अकीदत पेश की गई, उनके लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती और उनको मुकम्मल सपोर्ट देने की बात की गई और साथ साथ जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बात की कि जब वो इंतखाबात हुई और RTS बैठने की कुछ सियासी जमातों ने इल्ज़ामात लगाए और फिर ये कहा गया कि ये सेलेक्टेड हुकूमत है, और फिर अभी मार्च अप्रैल में जब कौमी असम्बली के अंदर अदम एतमाद की तहरीक आई तो फिर एक जमात ने तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर उसने कहा कि उन्होंने उसको इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया और उसके बाद फिर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ और इसको हमने बर्दाश्त किया और उसने इंडिया का भी हवाला दिया कि उनके नज़र में हिंदुस्तानी फौज सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर अगर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होती है तो वो हिंदुस्तानी फौज की तरफ से हो रही है। लेकिन कभी भी उनके अवाम ने अपने फौज पे तनकीद नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोगों ने तहरीक इंसाफ का नाम या उनके सपोर्टर का नाम लिए बगैर उसने कहा कि उन्होंने फौज के खिलाफ बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए और ऐसे अल्फाज का चुनाव किया कि वो बहुत ज़्यादा एक किस्म के मुश्किल थे, ख़तरनाक भी थे, जो अलकाबात फौज के सरबराह को या बाकी फौज के लीडर्स को दिए गए। तो उन्होंने खुलकर उस पर बात की और आखिर में फिर उन्होंने ये बात कही कि जो कुछ भी हुआ है उनके खिलाफ हुआ या फौज के खिलाफ हुआ, वो उसको दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक जो मस्बत बात उनकी तकरीर के अंदर थी वो यही थी कि अभी फौज आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ भी हुआ है उसको हम दरगुजर करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसने मुल्क की माशी सूरत हाल की भी बात की कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बस की बात नहीं है, सबको मिलकर पाकिस्तान को इन हालात से निकालना पड़ेगा। तो इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात की हुकूमत नहीं है, 13 सियासी जमातों की हुकूमत है और सिर्फ एक या दो जो पॉलिटिकल पार्टी से पूरी पाकिस्तान के अंदर वो इस वक्त हुकूमत से बाहर है, जिसमें तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी है। बाकी तो सारी जमातें एक हुकूमत के अंदर बैठी हैं और इन जमातों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया और पिछले 7 महीनों के अंदर पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया कि आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की माशी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये सोचने की बात है। उन्होंने जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से भी जिक्र किया कि उसमें कोई हकीकत नहीं थी, अगर उसमें कोई हकीकत होती तो सवाल पैदा नहीं होता कि पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी में इस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो जाए, और अगर ऐसा कुछ हो जाता तो पाकिस्तानी फौज उसको रोक लेता। लेकिन चूंकि इस साल फरवरी में हमने फैसला किया कि हम एपॉलिटिकल रहेंगे, गैर सियासी रहेंगे, और इसी वजह से अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो कामयाब हुई। लेकिन उसमें जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि उसमें MQM बाब जैसे या चौधरी शुजात जैसे लोग वो किस तरह अपनी मर्जी से वहां पे गए, क्योंकि उनके मुफादात क्या थे कि उन्होंने जाकर उनको ज्वाइन कर दिया। काफी सारे ऐसे सवालात इसके अंदर है जिसमें बात हो सकती है, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा ये हकीकत थी और आइंदा के लिए फौज सियासी मामलात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आइंदा के लिए फौज बिल्कुल गैर सियासी रहे और ये हमारी दुआ भी है कि ऐसा मुस्तकबिल में भी रही। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो इस वक्त पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना है। ये अभी देखा जाएगा कि जो आज जनाब बाजवा साहब ने बात की कि किस तरह अब मुल्क को मौजूदा जो
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां से वो निकाल कर आगे लेकर जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है और इसको अभी साबित भी करना पड़ेगा, आने वाले चंद दिनों के अंदर इसको साबित करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बात ये होगी कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पे नेक्स्ट ईयर अगस्त या उसके बाद होंगे, तो उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी होगी और हालात उस नहज तक पहुंच चुके होगी जहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेक्स्ट टाइम अगर इक्तदार में आएगी तो वो उसको संभाल नहीं सकेंगे। इसी वजह से इलेक्शन इसका वाहिद हल है और इलेक्शन भी विद इन 3 मंथ्स, आने वाले 3-4 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन करना पड़ेगा। अगर पीडीएम की बात होगी कि अपने मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन होंगी तो फिर पाकिस्तान संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और इसी वजह से ये अभी फौज की जिम्मेदारी है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है सारे इल्जामात उनके ऊपर आयद हुई, लोगों ने इल्जामात उनके ऊपर आयद की, तो अभी ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सूरत हाल को वापस स्टेबल करके फिर पॉलिटिकल फोर्सेस के हवाले कर दे कि अभी आप लोग अपने मुल्क को चलाइए और हम सियासत के अंदर नहीं आएंगे। जहां हमारी जरूरत होगी हम हेल्प आउट करेंगे, जहां भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जरूरत होगी फौज को। लेकिन अभी इस सूरत हाल को मार्च 2000 पहले से उसी हालत में लाना ये फौज और इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। और वो नहीं, अगर वो नहीं लेकर आएंगे तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल फोर्सेस इस वक्त जिस दुश्मनी के आखिरी हदों तक पहुंच गए हैं, तो उनके लिए एक साथ बैठकर ये मामला ठीक करना ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से ये अभी नई आर्मी चीफ की जिम्मेदारी होगी कि वो इस सूरत हाल को संभाल ले और पूरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाए। और आज बाजवा साहब के खिताब से यही लग रहा था कि अभी मामलात को नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो उन्होंने बात की कि नेक्स्ट इलेक्शन साफ और शफाफ होगी और तमाम सियासी जमातों को फिर उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ये सेलेक्टेड और इम्पोर्टेड की जो चीज़ें हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाए और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए। एक और जो बात उन्होंने 1971 के हवाले से की कि उस वक्त 92 या 91,000 आर्मी मशरिक़ बांग्लादेश जो उस वक्त के मशरिक़ पाकिस्तान था वहाँ पे नहीं थी, सिर्फ 34,000 आर्मी थी, जवान थे। और उन्होंने इंडियन उस वक्त के जो एक जर्नल का नाम दिया, उन्होंने भी एतराफ़ किया था कि बड़ी बहादुरी के साथ वो लड़े थे और वो जो सानिया था वो पॉलिटिकल फेलियर था। मतलब उस वक्त के जो सियासी लोग थे उस वक्त भुट्टो चुन के थे, तो वो उनकी नाकामी थी और फौज की नाकामी नहीं थी। तो ये तो अभी उस वक्त के जो पॉलिटिकल लोग थे वो इसका जवाब दे सकते हैं कि उस वक्त किसकी नाकामी थी। एक और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट खबर आज ये है कि राना सनाउल्लाह ने 2 लेटर्स जारी किए हैं, एक चीफ सेक्रेटरीज को और एक तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल को। चीफ सेक्रेटरीज को जो लेटर जारी किया गया है उसमें उन्होंने उनको लिखा है कि 3 नवंबर वजीराबाद में जो हमला हुआ था उसके हवाले से बात की गई है कि वो उस हमले के बाद चूंकि काबिल एतमाद ज़राए से उनको पता चला है कि इमरान खान और लॉन्ग मार्च के शुरका की जिंदगियों को खतरा है। उन्होंने खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के भी बात की है और उसमें कहा है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जिन फैक्टर का हवाला दिया है कि अभी चूंकि हालात ठीक नहीं है और अब भी इमरान खान या लॉन्ग मार्च को खतरा है, तो उसमें एक वजीराबाद का जो मुल्जिम है उस हमले का, उनके वीडियो का लीक होना है। उसका वीडियो किसने लीक किया? राणा साहब ने ये नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है कि उनकी वीडियो लीक हो चुकी है, इसी वजह से इमरान खान की जिंदगी को अब खतरा है। चूंकि इमरान खान की हुकूमत माजी में जो TLP के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन हुआ था वो उनका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और इसी वजह से उनके जो रेडिकलाइज नौजवान हैं वो लॉन्ग मार्च पे हमला कर सकते हैं।
तहरीक लब्बैक पे ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि तहरीक लब्बैक उन पे हमला कर सकते हैं। हालांकि जब वो उस वज़ीराबाद वाले लड़के को गिरफ्तार किया तो उस वक्त भी उनको लिंक किया जा रहा था तहरीक लब्बैक के साथ, और पूरी तौर पे उनके सरबराह ने ऐलान कर दिया कि इस बंदे का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लॉन्ग मार्च पे हमला और इन चीज़ों को हमारे साथ मुंसलिक न किया जाए। आज इस लेटर के अंदर राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर तहरीक लब्बैक के साथ इन चीज़ों को लिंक कर दिया है कि उनके रेडिकलाइज जो यूथ है वो हमला कर सकते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि ये जो MWM, ये वहदत मुस्लिमीन कोई वो जो तंजीम है, कि उन्होंने भी तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की हिमायत की है, इसलिए दाइश इस मार्च को निशाना बना सकते हैं और दाइश के काफ़ी सारे लोग अफगानिस्तान से आ गए हैं और अलकायदा भी इसको टारगेट कर सकता है। देखिए, ये उनका एक लेटर है, इसमें कुछ सवालात हैं। दाइश अफगानिस्तान से किस तरह पाकिस्तान में दाखिल हुई, जब पूरा जो बॉर्डर है उसके फेंसिंग की गई है वो किस तरह यहाँ पे दाखिल हुई, अलकायदा का इमरान खान के साथ क्या दुश्मनी है कि वो इसको टारगेट करेंगे, और ये जो दाइश है उनके इमरान खान के साथ क्या दुश्मनी है कि वो इनको टारगेट करेंगे। इसी वजह से ये एक किस्म का नजर आ रहा है, बड़ा अजीब मुझे लगा, क्योंकि एक तो अगर ये सारे, अच्छा अभी दूसरा, उसके बाद फिर मैं उस पर अपना तजिया करूंगा। दूसरा, तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी को लिखते हैं कि हमने वक्तन फवक्तन आप लोगों को आगाह कर दिया कि जो थ्रेट्स अलर्ट थी वो आप लोगों के साथ शेयर की कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, एंटी स्टेट जो एलिमेंट है उनकी तरफ से उनको ख़तरा है। हालिया वज़ीराबाद हमले के बाद भी जो थ्रेट अलर्ट थी वो काफ़ी सीरियस, उसको लेने की ज़रूरत है। चूँकि आप लोगों ने मार्च को दोबारा रिज्यूम किया और इमरान खान ने भी रावलपिंडी में उसमें शरीक होने का ऐलान कर दिया है। इसी वजह से वफाकी हुकूमत ने, चूँकि इस्लामाबाद के अंदर जब वो थे तो उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी, उनके लिए पूरी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट्स किए थे, लेकिन अभी चूँकि वो लाहौर में है तो ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे बल्कि लॉन्ग मार्च के शुरका की सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त करे। यहाँ पे अभी बात यह है कि कुछ रियासत दुश्मन जो अनासिर है, जिसमें अलकायदा है, दाइश है, TTP है और TLP के जो रेडिकलाइज नौजवान हैं वो मौके से फायदा उठाकर हमला कर सकते हैं। इसी वजह से इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, और जो ताज़ा इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो हमने आज कल पंजाब हुकूमत के साथ भी शेयर किए हैं और आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। इसी वजह से अगर ये मुमकिन हो कि लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ये राना सनाउल्लाह की मंजूरी से वज़ारत दाखिला ने ये लेटर जारी किए हैं। अभी मुझे इसमें चंद सवालात हैं। नंबर 1 सवाल ये है कि अलकायदा और दाइश का इमरान खान से क्या दुश्मनी है, वो क्यों इमरान खान के लॉन्ग मार्च को निशाना बनाएंगे। फिर यहाँ पे TTP के हवाले से बात की जा रही है, TTP का इमरान खान के साथ क्या दुश्मनी है कि वो इनके लॉन्ग मार्च को निशाना बनाएंगे। ये कहते हैं कि वो सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए ताकि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल खराब करे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी की जिनके साथ उनका कोई मसला ना हो। अगर माजी में हम ANP को देख ले तो ANP को वो इसी वजह से टारगेट कर रहे थे, जो उनका क्लेम था उस वक्त कि इन्होंने इनके खिलाफ सवात के अंदर ऑपरेशन शुरू किए हैं, इसी वजह से ANP के साथ हमारी दुश्मनी है। तो इमरान खान ने तो उनके खिलाफ कभी भी, उनके हुकूमत ने कोई ऑपरेशन नहीं किए, तो क्यों इनको निशाना बनाएंगे। दाइश और अलकायदा क्यों निशाना बनाएंगे। अच्छा, TLP का है, TLP ने पहले भी वजाहत किया है और अभी उनको वजाहत करनी चाहिए क्योंकि राना सनाउल्लाह ने उनका नाम लिया है, तो इसी वजह से तहरीक लब्बैक को इसकी वजाहत करनी चाहिए। लेकिन अगर ये चीज इतना सीरियस होता तो फिर राना सनाउल्लाह ने इसको खुफिया तरीके से तहरीक इंसाफ और इन तमाम चीफ सेक्रेटरीज के साथ शेयर क्यों नहीं किया, इन लेटर्स को पब्लिक क्यों किया गया। क्योंकि जो सहाबी है, सहाबियों के साथ इसको शेयर किया गया है, उनको भेजा गया है
کہ یہ لیٹرز ہم نے لکھے ہیں. تو اگر یہ اتنے خطرناک تھے, اتنے سیریس تھریٹس تھے, تو پھر رانا ثناء اللہ نے میڈیا کے ساتھ ان چیزوں کو کیوں شیئر کیا؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے اور رانا ثناء اللہ کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ اگر واقعی اتنے سیریس تھریٹس ہیں اور یہ راولپنڈی کے اندر عمران خان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی لوگ ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں, تو پھر یہ تو ان کی ذمہ داری تھی کہ سیکریٹلی ان چیزوں کو ان کے ساتھ شیئر کر دیتی, ان کو آگاہ کر دیتی اور پھر اس لانگ مارچ کی سیکیورٹی اور عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات بھی کر لیتے, کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر کو پروٹیکشن بھی دی, ان کے جو مارچ کے اندر لوگ آ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کا بھی بندوبست کرے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن ان چیزوں کو پبلک کیوں کیا گیا؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے اور میرے خیال میں رانا ثناء اللہ کے نے یہ جو چیزیں اگر واقعی اتنی سیریس ہے اور پھر انہوں نے واقعی اس کو پبلک کر دیا, تو یہ تو انہوں نے باقی لوگوں کو موقع دے دیا کہ چلو الزام ان لوگوں کے سروں کے اوپر آئیں گے کہ یہی لوگ تو وزیر داخلہ صاحب نے ان کے نام لیے ہیں, تو جو بھی بندہ کرے تو الزام ان کے اوپر, ان کے سروں کے اوپر جائے گا, ان کے کاتے میں چلا جائے گا. تو مجھے بڑا عجیب لگا رانا ثناء اللہ کا یہ جو اس کا کام ہے کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو پبلک کر دیا. تو اسی وجہ سے اس کے اندر مجھے اسی طرح کا وزن نہیں لگ رہا, اور یہ جو جن لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ لوگ کبھی یہاں پہ ان کے لانگ مارچ کو نشانہ بنائے گی. مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کیونکہ 20 سال سے جو چیزیں میں کور کر رہا ہوں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسی قسم کی چیزیں آپ پبلک کریں. لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پہلے اسلام آباد کے اندر وہ آ رہے تھے, ابھی راولپنڈی کے اندر انہوں نے اپنا مارچ شفٹ کر دیا ہے, وہاں پہ دھرنا دیں گے, تو اس نے حکومت کو اور بھی پریشان کر دیا کہ اسلام آباد کے اندر تو ہم نے پورے انتظامات کر لیے تھے, کئی ہزار پولیس لے کر آئے تھے, ہزاروں کی تعداد میں شیلز اور وہ چیزیں لے کر آئے تھے, وہ تو ابھی ہم وہاں پہ فیض آباد میں نہیں جا سکتے, اور یہ جا کر وہاں پہ بیٹھ گیا اور ابھی راولپنڈی کے اندر ایک کافی بڑا مسئلہ انہوں نے بنا دیا ہے, لوگوں کو گھبرا دیا ہے, اور وہاں سے ابھی سارا جو پریشر ہے وہ اسلام آباد کے اوپر چلا گیا کہ اسلام آباد والوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اسی وجہ سے ان لوگوں کے پاس ابھی کوئی راستہ نہیں ہے, صرف ایک ہی راستہ ہے کہ یہ جا کر عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے اور الیکشن کا اعلان کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو یہ اسلام آباد کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے مشکلات آنے والے 3-4 دنوں کے اندر آپ لوگ دیکھ سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.